वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हीरू फैरवानी, एसोसिएट प्रोफेसर फ़िलासफ़ी। मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर फ़िलासफ़ी पेपर फर्स्ट इंडियन फ़िलासफ़ी में न्याय दर्शन पर कल चर्चा कर रही थी। कल हमने न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण पर चर्चा की थी, जिसमें हमने अनुमान की परिभाषा और अनुमान के अवयव पंचावयव पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम करेंगे उसी टॉपिक के कंटिन्यूएशन में अनुमान का आधार। अनुमान का आधार न्याय दर्शन में व्याप्ति को माना गया है। अब व्याप्ति का क्या अर्थ है? व्याप्ति का अर्थ है एक विशेष प्रकार से संबंध, क्योंकि ये जो संबंध है वो कभी टूटता नहीं है। और व्याप्ति को इस तरह हम अनिवार्य संबंध कहते हैं। व्याप्ति से हमें दो वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध होता है, जिसमें एक को हम व्यापक कहते हैं और दूसरे को हम व्याप्य कहते हैं। व्याप्य और व्यापक का क्या अर्थ है, पहले हमें ये समझना है। जिसकी व्याप्ति रहती है उसे हम व्यापक कहते हैं, और जिसमें व्याप्ति रहती है उसे हम व्याप्त कहते हैं। जैसे आग और धुएं का जो संबंध है वो अनिवार्य संबंध है। यहाँ आग जो है वो व्यापक है, क्योंकि ये हमेशा धुएं के साथ रहती है, तथा धुआं जो है यहाँ व्याप्य है, क्योंकि धुआं ही वह वस्तु है जिसके साथ अग्नि रहती है। तो अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि क्या धुएं से आग का बोध होता है या आग से धुएं का बोध होता है? जब हम इसकी जांच करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आग से तो हमें धुएं का ज्ञान प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है। कई स्थानों पर आपने देखा होगा कि धुएं के बिना भी आग पाई जाती है, परंतु धुएं से हमें आग का बोध होता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ धुआं हो परंतु आग ना हो। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो यहाँ पर व्याप्य और व्यापक यानी हेतु और साध्य का संबंध पाया जाता है, और इस हेतु और साध्य के बीच का जो संबंध होता है उसे ही हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति को हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि दो वस्तुओं का पारस्परिक अनिवार्य और नियत साहचर्य का संबंध व्याप्ति कहलाता है। नियत का मतलब होता है हमेशा, साहचर्य का मतलब होता है साथ साथ, यानी जो सदैव साथ साथ रहें। यानी ये तभी संभव है जब दोनों बराबर साथ साथ रहें। इस साहचर्य नियम को ही हम व्याप्ति कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल अभी दिया, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो धुएं और आग का जो संबंध है वो व्याप्ति कहलाता है। तो अनुमान का जो आधार है वो व्याप्ति है, और व्याप्ति के बिना हम अनुमान से निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अनुमान का आधार ही व्याप्ति है। अब व्याप्ति के भी दो रूप हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। समव्याप्ति का मतलब है जहाँ व्यापक और व्याप्य का विस्तार बराबर हो, यानी
आग और धुएं का जो विस्तार है अगर वो बराबर है तो दोनों के संबंध को हम समव्याप्ति कहते हैं। लेकिन आग और धुएं के बीच का जो विस्तार है, दोनों का विस्तार बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आग का क्षेत्र जो है वो धुएं के क्षेत्र से बड़ा है ना। तो ये संबंध जब बराबर नहीं है तो ये विषम व्याप्ति कहलाती है। समव्याप्ति को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे जो पदार्थ प्रमेय है, यानी प्रमेय का मतलब होता है जिसे जाना जा सके। तो जैसे प्रमेय और अभिधेय, अभिधेय का मतलब होता है जिसे नाम दिया जा सके, ये दोनों बराबर विस्तार वाले पद हैं। इसे हम समव्याप्ति का उदाहरण कह सकते हैं। और इनसे हम एक से दूसरे का तथा दूसरे से पहले का अनुमान भी संभव होता है। जैसे जो प्रमेय है वह अभिधेय है और जो अभिधेय है वह प्रमेय है। जो प्रमेय मतलब, प्रमेय का मतलब विषय होता है, अभिधेय का मतलब होता है जिसे हम नाम दे सकें। ठीक है। तो ये जो है समव्याप्ति का उदाहरण है। और विषम व्याप्ति का उदाहरण है कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग पाई जाती है, परंतु सारे जो अग्निवान पदार्थ हैं वे धुएं से युक्त नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे गर्म लोहा, इससे प्रमाणित होता है कि आग का क्षेत्र जो है वो धुएं के क्षेत्र से बड़ा है। तो ये विषम व्याप्ति कहलाएगी। विषम का मतलब ही यही है कि जो दो पदों के बीच में जब विषम संबंध रहता हो। ठीक है। तो इस तरह से व्याप्ति के भी दो प्रकार हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। अब हम आते हैं व्याप्ति की विधियाँ, यानी व्याप्ति की स्थापना जो है किन विधियों से की जा सकती है। तो न्याय दर्शन में व्याप्ति की स्थापना की 6 विधियाँ बताई गई है। सबसे पहली है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है एक वस्तु के भाव से या उपस्थिति से दूसरी वस्तु का भी भाव होना या उपस्थिति होना अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये भावात्मक पदार्थ है, यानी एक के उपस्थित रहने पर दूसरे का भी उपस्थित रहना, ये अन्वय कहलाता है। दूसरी विधि है व्यतिरेक। व्यतिरेक का मतलब है एक वस्तु की अनुपस्थिति में, यानी एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का भी अभाव हो जाना व्यतिरेक कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, यानी एक के नहीं रहने पर दूसरों का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। ठीक है। तीसरा इन्होंने व्याप्ति की स्थापना का जो मेथड बताया है वो है व्यभिचाराग्रह, यानी दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव व्यभिचाराग्रह कहलाता है। यानी व्याप्ति संबंध की जो निश्चितता है वो व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करती है। व्यभिचार का मतलब होता है किसी भी तरह की बाधा उपस्थित न करना। जैसे धुएं के साथ हम निरंतर आग का अनुभव करते हैं। आज तक ऐसा कोई भी हमने स्थान नहीं देखा है जहाँ धुआं हो परंतु आग नहीं हो। तो ये जो है अव्याघातक अनुभव है, यानी किसी भी तरह का कॉन्ट्राडिक्शन इसमें नहीं है। तो इस अव्याघातक अनुभव के बल पर ही हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ठीक है। तो ये कहलाता है व्यभिचाराग्रह, यानी व्याप्ति में किसी भी प्रकार का व्यभिचार उपस्थित न होना। चौथा मेथड इन्होंने बताया है उपाधि निरास, यानी व्याप्ति संबंध के लिए न्याय दर्शन में अनुपाधिक संबंध का होना आवश्यक माना गया है।
यानी दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करता है तो उनके बीच के संबंध को हम व्याप्ति संबंध नहीं कह सकते हैं। जैसे यदि कोई आग को देखकर धुएं का अनुमान करे तथा दोनों के बीच व्याप्ति संबंध स्थापित करे तो उसमें दोष आ जाएगा। आग धुएं का तभी पैदा करती है जब जलावन भीगा हो, यानी जब जलती हुई लकड़ी पर हम पानी डालेंगे तो उसमें से आग यानी धुआं निकलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। इसके विपरीत यदि धुएं को देखकर कोई आग का अनुभव करे तो धुआं और आग में व्याप्ति संबंध स्थापित किया जा सकता है और ये न्याय संगत भी होगा। इसका कारण क्या है कि धुएं और आग के बीच में अनौपाधिक संबंध है। तो उपाधि जो है एक विशेष स्थिति है जिसकी निर्भरता जो है व्याप्ति में जरूरी नहीं है। हेतु और साध्य के इस साचर्य को व्याप्ति कहते हैं जो उपाधि रहित हो, अर्थात किसी विशेष स्थिति पर निर्भर न हो। ठीक है। नेक्स्ट है तर्क। न्याय दर्शन में हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि अनुभव द्वारा व्याप्ति की स्थापना की जाती है। इसके बाद न्यायिक जो हैं तर्क के द्वारा भी अपने मत की पुष्टि करते हैं ताकि किसी भी तरह के संशय की संभावना न रहे। तो अनुभव पर आधारित जो व्याप्ति है वो भविष्य में कैसे ठीक मानी जा सकती है ना। तो वर्तमान समय में धुएं के साथ आग को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भी धुएं के साथ आग होगी। तो नैयायिक जो हैं इस आपत्ति का उत्तर जो है तर्क से करते हैं। वे कहते हैं कि यदि सभी धुएं वाले पदार्थ अग्नि युक्त हैं, असत्य है, तो उसका पूर्ण विरोधी वाक्य यानी इसका कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य जो है क्या होगा। कॉन्ट्राडिक्टरी वाक्य है कि धूमवान पदार्थ जो है अग्नियुक्त नहीं है। तो फिर ये कथन अवश्य सत्य होगा। कारण इसलिए कि दो पूर्ण विरोधी वाक्य जो है एक साथ जो है असत्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि कार्य की उत्पत्ति जो है कारण के बिना भी हो सकती है। ऐसा मानना कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करना होगा। इससे सिद्ध होता है कि धुएं और आग में व्याप्ति संबंध है। लास्ट उन्होंने बताया सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। तो व्याप्ति में पूर्ण निश्चयात्मकता लाने के लिए न्याय दर्शन सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष हमने अलौकिक प्रत्यक्ष में इसको पढ़ा है। इसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जाति का भी यानी उसके सामान्य धर्म का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे मनुष्य के प्रत्यक्ष में उसकी जाति मनुष्यत्व का भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। तो मनुष्यत्व एवं मरणशीलता के बीच जो साचर्य संबंध का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसके आधार पर हम कहते हैं कि सभी मनुष्य जो है वो मरणशील हैं। तो इस प्रकार व्याप्ति की स्थापना इन 6 प्रकार की विधियों से की गई है। ठीक है। थैंक यू।